हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्टेशनरी वेव्स तक डिस्कस किया था। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या साउंड वेव्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में आपको इतना तो पता ही है कि पार्टिकल्स का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपगेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा होगा। इसलिए क्योंकि देखो ट्रांसवर्स वेव में क्या था, पार्टिकल्स वाई एक्सिस पे वाइब्रेट हो रहे थे, वेव एक्स एक्सिस की ओर जा रही थी। तो हमने लिखा था y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इस बारी वी कैन जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, आई विल राइट इट एज s इक्वल टू एस नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। मतलब ये वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर प्रोपगेट कर रही है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था अबाउट दिस साइन। अगर यहां पे अंदर के एक्स माइनस ओमेगा टी आए या ओमेगा टी माइनस के एक्स आए, मीन्स द वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर के एक्स प्लस ओमेगा टी आए, माइनस साइन बाहर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं है, के एक्स प्लस ओमेगा टी आए, then the wave is propagating along negative x axis। तो ये वेव डिस्टर्बेंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के along प्रोपगेट कर रही है, कि x माइनस ओमेगा टी टर्म आ रहा है, और पार्टिकल्स भी एक्स एक्सिस के along ही वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर सपोज मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब मैं उस मीडियम के उस पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहा हूं। सपोज दैट ये पोजीशन मैंने ली x इक्वल टू 0, यहां वाले जो एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर सपोज वाइब्रेट कर रही है ऐसे। लेट अस से दैट ये कोई पाइप है हमारे पास, इस तरह से ओपन पाइप है, इस तरह से ओपन पाइप। यहां पे मैंने एक ट्यूनिंग फॉर्क को रखा हुआ है। ट्यूनिंग फॉर्क की इतनी नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसकी फिक्स फ्रीक्वेंसी है। इसके ये जो प्रॉन्ग्स हैं, दीज वर्टिकल साइड्स, ये फिक्स फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे। और जिस फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेट करते हैं, सपोज दैट इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज, तो इसकी वजह से अब इस पाइप के अंदर की एयर भी 512 हर्ट्ज पे ही वाइब्रेट करेगी। ओके, सो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20, मतलब मैं इन मीडियम के इन पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, x इक्वल टू 20। ठीक है, तो इस इक्वेशन में x मुझे मीडियम के पार्टिकल्स की लोकेशन बताएगा, मीन पोजीशन बताएगा। और सपोज दैट किसी गिवन टाइम पर s की वैल्यू आ गई लेट्स से 2 mm, तो इसका मतलब ये वाले पार्टिकल अपनी इस मीन पोजीशन से 2 mm आगे डिस्प्लेस्ड है। मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इन पार्टिकल्स की पोजीशन होगी 20 सेंटीमीटर प्लस 2 mm। ओके, सो दिस s is basically telling us the displacement of this general medium particle x at any general time t from its mean position। मीन पोजीशन यानी वो पोजीशन जो उस पार्टिकल की थी when the wave was not existing। ठीक है, सो दिस इज s, और s नॉट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड। अब इस मीडियम में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपगेट कर रही है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ऑल्सो we can represent it in terms of pressure variation, P is equal to P naught cos, अगर वहां साइन आ रहा है तो इसमें cos आ जाएगा, kx माइनस ओमेगा टी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जब किसी भी मीडियम में प्रोपगेट करती हैं तो वी नो दैट कंप्रेशन रेरिफैक्शन होता है। कंप्रेशन वाली जगह पर प्रेशर एवरेज प्रेशर से ऊपर होता है, ठीक है, और रेरिफैक्शन वाली जगह में प्रेशर एवरेज प्रेशर से कम। सो इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर भी हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से P नॉट आ जाएगा प्रेशर वेरिएशन का एम्पलीट्यूड। और जैसे यहां पर S था हमें बता रहा मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट,
वैसे ही ये P हमें बताएगा एवरेज प्रेशर। मतलब जब इस पाइप में कोई वेव नहीं है, सपोज यहां पे प्रेशर है 180 m एटमॉस्फेरिक, तो अब ये P हमें बताएगा कि उस जनरल पार्टिकल X पे जनरल टाइम T पर प्रेशर एवरेज से कितना ज्यादा या कितना कम है। से एवरेज प्रेशर है 180 m, इस P की वैल्यू आई 0.0180 m, तो मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन पर इस वक्त प्रेशर होगा 1 + 0.01। ठीक है, और प्रेशर वेरिएशन का जो एम्पलीट्यूड है P नॉट और जो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है, इनमें रिलेशन आता है BKS नॉट। ये रिलेशन आप याद रखना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ जाता है। द रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेरिएशन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन दोनों में B इज द बल्क मॉडुलस ऑफ दिस मीडियम। इस बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम को आप गामा टाइम्स प्रेशर से लिखोगे, क्योंकि वी नो दैट जब ये वेव प्रोपगेट करती है देन कंप्रेशन रेडिफैक्शन इतनी जल्दी होते हैं कि देयर इज नो टाइम फॉर एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। एंड एडियाबैटिक कंडीशन में सिस्टम का किसी गैसियस सब्सटेंस का बल्क मॉडुलस गामा टाइम्स प्रेशर आता है। ठीक है, K अपना वही 2π/λ। तो इस तरह से आप लॉन्गिट्यूडिनल वेव को डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से या प्रेशर के हिसाब से लिख सकते हो। और ये साइन और कॉस, इसके बारे में नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस करते हैं, साइन और कॉस से रिलेटेड टर्म। सपोज दैट हमने एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स ग्राफ बनाया किसी गिवन इंस्टेंट पर, एंड लेट्स से ये ग्राफ आया। ठीक है, साइन कर्व आ गया। ये पोजीशन हमने ले ली O, दिस पोजीशन इज A, दिस पोजीशन इज B, दिस इज C, ये D, E, F। λ/4 डिस्टेंस वाले पार्टिकल्स को मैंने मार्क कर दिया, λ/4 डिस्टेंस। ओके, ये वो पाइप है जिस पाइप के अंदर ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपगेट कर रही थी। दिस पाइप वी हैव शोन। फाइन, पहले मैं एक काम करता हूं, मैं इन सिलेक्टेड पार्टिकल्स की मीन पोजीशन मार्क करता हूं। O की मीन पोजीशन ये, मतलब इस वाली जगह पे जो पार्टिकल्स थे एयर के, हर जगह पे एयर है, बट मैं जस्ट फिलहाल कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं, λ/4 डिस्टेंस वाले। सो A वाले पार्टिकल्स यहां पर, ये इनकी मीन पोजीशन है। सेम वे B वाले पार्टिकल्स की मीन पोजीशन ये रही, दिस डिस्टेंस इज λ/4। सेम वे C वाले पार्टिकल्स की पोजीशन, ये D वाले पार्टिकल्स आ गए, ये E और ये F। ठीक है, रेफरेंस पोजीशंस। इस वक्त इस पाइप में कोई वेव नहीं है, वो कर्व जो है वो शो कर रहा है जब वेव प्रेजेंट थी, तो ये पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है। रिमेंबर, S वर्सेस X कर्व है, और मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया S वर्सेस X यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस मीन पोजीशन कर्व आप एक गिवन टाइम पर बनाते हो। ओके, अब इस डायग्राम में आई एम शोइंग वो सिचुएशन, वही टाइम के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स की एक्चुअल पोजीशन। उसी टाइम, जिस टाइम पर आपने ये कर्व बनाया, उस टाइम पर O वाले पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही है, तो इन्हें यहीं दिखाएंगे। A वाले पार्टिकल्स अपनी जगह से आपने ग्राफ में ऊपर दिखाए हैं। ऊपर दिखाने का मतलब ये पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से आगे हैं, सो यहां पर है ये पार्टिकल्स। दिस डिस्प्लेसमेंट इज S0, क्योंकि इनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट S0। B वाले पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही हैं, तो इन्हें यहीं पर दिखाया हमने। C वाले पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से ग्राफ में नीचे दिखाने का मतलब है एक्चुअली में पीछे हैं, सो ये पार्टिकल्स को हम यहां दिखाएंगे। तो बेसिकली ये जो जगह है ना A, B, C, ये कंप्रेसिव जोन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्वेश्चन ऐसे सिंपल भी आ सकता है, कर्व दे दिया लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, एंड दे मे आस्क कि कंप्रेसिव जोन कौन सी है और रेरिफाइड। सो वैसे तो ये डायग्राम्स आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, एक्चुअल में तो आप खुद ही देखो, ये मीन पोजीशन से ऊपर है और ये मीन पोजीशन से नीचे, मतलब ये एक्चुअल में अपनी जगह से आगे आए हुए हैं, ये अपनी जगह से पीछे। तो ये A, B, C रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्रेशन,
और ये सी डी ई रिप्रेजेंट करेगा रेरिफैक्शन, क्योंकि सी वाले पार्टिकल्स यहां दिखा दिए, डी वाले पार्टिकल्स आप यहां पे दिखाओगे और ई वाले पार्टिकल्स अपनी जगह से आगे यहां पर। तो ये जो सी डी ई है, ये जगह वाली एयर अपनी नॉर्मल पोजीशन से एक्सपैंड हो गई है। सो दिस इज रेरिफैक्शन, दिस इज कंप्रेशन। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट आ गया कि ग्राफ की हेल्प से हाउ टू डिसाइड कंप्रेशन कहां है और रेरिफैक्शन। अब उस पॉइंट पे आता हूं मैं जहां पे मैं आपसे कह रहा था कि प्रेशर वेरिएशन और डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन में देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। नोट कर लेना इसको, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 बिटवीन प्रेशर वेरिएशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन। मतलब देखो, ए वाले पार्टिकल्स इस वक्त अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में किसी भी गिवन इंस्टेंट पर जो पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो प्रेशर का वेरिएशन जीरो। मतलब इस ए वाले पार्टिकल्स पर प्रेशर अपनी एवरेज वैल्यू पर होगा। एवरेज वैल्यू यानी वो वैल्यू प्रेशर की जो एग्जिस्ट करती थी व्हेन देयर वाज नो लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द पाइप, यानी 1 ATM मान लो। ठीक है, अब बी वाले पॉइंट पे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो यहां पर प्रेशर का वेरिएशन मैक्सिमम पी एवरेज प्लस पी नॉट, वो जो बी के एस नॉट था। याद रखना, कंप्रेशन वाली जगह पर प्रेशर नॉर्मल एवरेज वाली वैल्यू से ज्यादा होगा और रेरिफाइड जोन में प्रेशर एवरेज वाली वैल्यू से कम। सेम वे इस जगह पर आओगे तो प्रेशर वापस P एवरेज हो जाएगा। यहां पहुंचोगे तो यहां पे प्रेशर होगा P एवरेज माइनस P नॉट। कंप्रेसिव जोन के ठीक मिडिल में प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, रेरिफाइड जोन के ठीक मिडिल में प्रेशर सबसे कम होगा और यहां पे प्रेशर हो जाएगा फिर से P एवरेज। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्रेशर का भी वेरिएशन आप दिखा सकते हो। ओके, और अब अगर आपको इसी लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रेशर वेरिएशन के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, छोटा डायग्राम बना देता हूं मैं प्रेशर वेरिएशन के टर्म में, तो O वाले पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट था जीरो, ये डिस्प्लेसमेंट जीरो था और ये रेरिफाइड पल्स, क्योंकि इधर रेरिफाइड पल्स रही होगी, ये उसका मिड है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो प्रेशर ये वाली डी वाली वैल्यू के बराबर होगा। सो ग्राफ यहां से शुरू होगा एंड द ग्राफ विल गो लाइक दिस, ऐसे जाएगा। ये पोजीशन O, ये A, B, C, D, E। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ABC इज कंप्रेसिव जोन, CDE इज रेरिफाइड, आपको आराम से देखना पड़ेगा कि यार A वाले पार्टिकल्स को ऊपर दिखाया है मतलब आगे, C वाले पीछे, तो ABC वाली जगह कंप्रेस हो गई है। प्रेशर वेरिएशन के टर्म में दिखाओगे तो ABC वाली जगह पे आप P पॉजिटिव दिखा रहे हो। P पॉजिटिव दिखाने का मतलब है वहां पर प्रेशर एवरेज से ज्यादा है और एवरेज से ज्यादा प्रेशर यानी कंप्रेशन। ठीक है, तो इस जगह पे कंप्रेशन है और इस जगह पे रेरिफैक्शन है। सो दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं इस लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड और इंटेंसिटी के बारे में। स्पीड मैं पिछले लेक्चर्स में भी बता ही चुका हूं, लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड या साउंड की स्पीड कह लो, क्योंकि मेनली हम साउंड वेव्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, उसकी स्पीड v ओमेगा बाय के तो खैर आप लिख ही सकते हो डिस्टर्बेंस की स्पीड। और इस केस में भी अगर आपको किसी एयर की, किसी मीडियम के, किसी पार्टिकल की किसी टाइम पे स्पीड बतानी है तो डेल एस अपॉन डेल टी करोगे आप। ठीक है, जैसे वहां डेल वाई बाय डेल टी किया था। दिस स्पीड वी राइट एज अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम बाय डेंसिटी। एडियाबैटिक कंडीशन है, बल्क मॉडुलस को आप गामा पी लिख दो, दिस इज बाय रो, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम।
इस तरह से आप साउंड की स्पीड को या लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये मैं बता चुका हूं आपको। डायरेक्ट मैं आपसे कहूं प्रेशर n टाइम्स हो गया तो मत कह देना कि स्पीड जो है √n टाइम्स हो गई। डेंसिटी को भी चेक करना, तो बेस्ट है आप टेम्परेचर चेक करना। टेम्परेचर चेंज होगा तो ये चेंज होगा। अगर P/ρ कांस्टेंट है तो ये 4 गुना किया, ये भी 4 गुना, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो इसलिए आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर चेक करना। एट 0 डिग्री सेल्सियस मान लो स्पीड ऑफ साउंड है V0, सो मैं इस V0 को लिख सकता हूं √γ r इंटू 273/m। मान लो इस तरह के क्वेश्चंस आए कि 273 केल्विन पे हमें स्पीड दे दी, 300 केल्विन पे, यहाँ 300 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 273 और 278 पे पूछ लिया, जस्ट 5 डिग्री सेल्सियस, 278 केल्विन। तो वैसे तो आप इसको यूज़ करके कर ही सकते हो, यहाँ से ये रिलेशन आ गया और हल्के से हायर टेम्परेचर पर V की वैल्यू आ जाएगी √γ r इंटू 273 प्लस θ/m। मान लो थीटा की वैल्यू 2, 4, 5, 6 डिग्री सेल्सियस है। तो एनीवेज ये मेथड तो है ही है आपके पास, बट देयर इज वन मोर टर्म, इन्हें डिवाइड करो। सो V/V0 ये वैल्यू आ गई हमारे पास √दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो ये 1 प्लस θ/273 आएगा। यहां से हमारे पास V/V0 आ गया 1 प्लस θ/273 पावर हाफ। अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है, 4, 5, 6 डिग्री, 7 डिग्री, θ/273 को हम 1 से काफी छोटा एज्यूम कर लेंगे। याद रखना ये जो मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, यूज इट ओनली व्हेन द चेंज इन टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल। लार्ज चेंज है, 273 केल्विन पे V0, 400 केल्विन पे पूछा, तो फिर आप इसी मेथड को यूज करोगे। सो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो ये हो जाएगा V/V0 इक्वल टू 1 प्लस θ/ ये 546 आ जाएगा। सो यहां से आप V को लिख सकते हो V0 इंटू 1 प्लस θ/546, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, सो दिस इज द वे वी कैन राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। जैसे हम रेजिस्टेंसेस में बात करते थे ना, टेम्परेचर चेंज किया तो रेजिस्टेंस हो गया R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा की जगह मैंने यहाँ थीटा ही लिख दिया है क्योंकि इनिशियल वाली वैल्यू 0 डिग्री थी। सो ऐसे ही अल्फा आ गया, तो वहां पे अल्फा था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। यहां पे आप अल्फा को कह सकते हो टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, सो अल्फा, और इस अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/546। ठीक है, थीटा मतलब यहां से आप अल्फा की वैल्यू भी बताना चाहो आप बता सकते हो। वैसे ही देखो इधर V इज इक्वल टू V0 प्लस V0 अल्फा थीटा लिख दिया, इसको चाहो तो डेल्टा थीटा लिख लो आप। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी V माइनस V0 अपॉन V0 थीटा। तो वैसा ही टर्म बन रहा है, डेल्टा V अपॉन V0 डेल्टा थीटा कर देता हूं। चलो मैं इसको चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू, मतलब पर यूनिट ओरिजिनल स्पीड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, और इसकी वैल्यू 1/546। एंड रिमेंबर दैट दिस इज वैलिड जब ये थीटा की वैल्यू छोटी है, क्योंकि यहां मैंने अप्रोक्सीमेशन किया था। सो थीटा 5, 7, 8 डिग्री तक ही आप इसको यूज करो। लार्जर चेंजेस के लिए ये है हमारे पास फॉर्मूला। ओके, इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की इंटेंसिटी मतलब अगर इस पाइप में, मान लो इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी आप मान लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप S से रिप्रेजेंट कर लो, कैपिटल S को। ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट हो रहा है तो अंदर एयर वाइब्रेट होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपगेट करेगी, मतलब एनर्जी आगे प्रोपगेट कर रही है। इंटेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एंड द एरिया मस्ट बी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो खैर कैपिटल एस की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज पर यूनिट एरिया चाहिए।
ये एक्सप्रेशन आता है पी नॉट स्क्वायर बाय 2 रो वी। ओके, ये पी नॉट वही बी के एस नॉट, प्रेशर के वेरिएशन का एम्पलीट्यूड। अब ट्रांसवर्स वेव के केस में हमने देखा इंटेंसिटी आई थी हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हमने ऐसे इसको याद किया है। पावर था हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इंटेंसिटी वाज दिस हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब में से ट्रांसवर्स वेव के लिए अलग, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए अलग अलग फॉर्मूले, आप इसी को याद रखो, यहां से वो बन जाएगा। आप देखो दिस आई कैन राइट एज हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर, और प्रेशर के वेरिएशन और डिस्प्लेसमेंट के वेरिएशन में रिलेशन था पी नॉट इज इक्वल टू बी के एस नॉट, ये रिलेशन था हमारे पास। दिस इज 1 सेकेंड, दिस वॉज बी के एस नॉट की जगह मैं ए लिख दे रहा हूं क्योंकि इस बार मैंने डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड लिया हुआ है ए। सो पी नॉट इज बी के ए, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज पी नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट को मैंने प्रेशर से रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ ओमेगा बाय के होता है वेव स्पीड, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया हाफ रो, एक v पहले से ही है, ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर आया v स्क्वायर, तो ये v क्यूब हो गया, इनटू पी नॉट स्क्वायर बाय बल्क मॉड्यूलस। नाउ v is also written as v square is equal to b by rho, v is equal to under root b by rho, तो यहां से b को आप लिख सकते हो, दिस was b square, b को आप रो v square लिख सकते हो और हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बिकम इक्वल टू हाफ रो v क्यूब p नॉट स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को आप लिख दो रो स्क्वायर v पावर 4, तो यहां से रो एक कैंसिल, v क्यूब ये कैंसिल, पी नॉट स्क्वायर बाय 2 रो वी, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो, तो आई थिंक इट्स बेटर। नहीं तो ट्रांसवर्स वेव हो या लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन सिमिलर है। पावर का एक्सप्रेशन चाहिए तो इस इंटेंसिटी को क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट पावर, यानी ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में हर 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, दैट यू विल गेट पावर। ओके, इसके बाद इंटेंसिटी आ गई। अब ज्यादातर हम साउंड वेव के केस में बात करते हैं लाउडनेस की। सो जो लाउडनेस है उसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लाउडनेस दिस वी राइट एज 10 log I बाय आई नॉट, ये बेस 10 है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कई जगह पे हम ln वाला टर्म यूज करते हैं। सो दिस इज बेस 10, सो बीटा इज इक्वल टू 10 log I बाय आई नॉट, जहां पे I उस गिवन साउंड की इंटेंसिटी होगी जो आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे। आई नॉट इज अ रेफरेंस वैल्यू और इस आई नॉट की वैल्यू आती है 10 रेज पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और ये डेसिबल में आपका आंसर आएगा। सो लाउडनेस वी कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इसके बाद अब बात करते हैं साउंड वेव का इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मैंने आपको जो ट्रांसवर्स वेव में बताया, वो चाहे ट्रांसवर्स वेव हो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, इनफैक्ट चाहे ईएम वेव हो, इंटरफेरेंस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज द बेसिक रूल कि पहली वेव की वजह से अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है y1 वेक्टर, दूसरी वेव की वजह से y2 वेक्टर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आप ढूंढ लोगे y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। तो यहां पर भी अगर दो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ, सेम डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही हैं, दो लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव, जिनको kx माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस kx से रिप्रेजेंट करते हैं हम, प्रोपगेटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो दो साउंड वेव का सुपरपोजिशन हुआ, तो उनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो भी उन्हीं के जैसी लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव होगी। फर्क होगा बस उसका एम्पलीट्यूड और उसका फेज। उसके लिए आप फेजर मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है।
देन जैसे वहां पढ़ा था हमने स्टेशनरी वेव्स, रस्सी में दो वेव्स आ रही थी अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हुए, सेम वे यहां भी होगा, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स। उससे पहले आप एक ये चीज सुनो, ये हमारे पास एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लोज है यहां पे, दिस इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इट्स अ थिन ट्यूब, जैसे फ्लूट होती है उसमें तो होल कर रखे होते हैं, इट्स अ थिन पाइप, ठीक है, एंड क्लोज्ड एट वन एंड। तो हमेशा ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, रस्सी के केस में हमने बात किया था ये एंड था फिक्स, दिस वाज फिक्स। हमने देखा था फिक्स एंड पर जब ये इस तरह से ऐसे वेव प्रोपगेट होते हुए आ रही है, फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन में इसका फेस चेंज हो जाता है पाई, दिस इज व्हाट वी हैव सीन। क्यों हुआ था? ये एंड फिक्स था, इसको फिक्स ही रहना है, तो जो इंसिडेंट पल्स है और जो रिफ्लेक्टेड पल्स है उनमें पाई का फेज डिफरेंस होगा इस जगह पर, तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट फिक्स रहेगा। इंसिडेंट पल्स इसको जितना ऊपर उठाना चाहती है, रिफ्लेक्टेड उतना ही नीचे, तो ये तो रेस्ट पर रहेगा। सिमिलरली इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो यहां पर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ये एयर वाले मॉलिक्यूल्स एट द क्लोज्ड एंड, दीज मॉलिक्यूल्स आर फिक्स, ये मूव नहीं करेंगे, दे आर फिक्स। इसलिए अगर यहां से आपने ट्यूनिंग फॉर्क रखा, यहां से आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव भेजी, कंप्रेशन रेडिफैक्शन के फॉर्म में आगे आ रही है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो कंसेप्ट इज सेम। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ये वाले पार्टिकल्स ने अपनी जगह पे फिक्स रहना है, तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में देखें तो इंसिडेंट पल्स और रिफ्लेक्टेड पल्स में देयर विल बी अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। तो इंसिडेंट पल्स इसको जितना भी डिस्प्लेस कराना चाहती थी से राइट, रिफ्लेक्टेड उतना ही डिस्प्लेस कराना चाहेगी लेफ्ट, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो रेस्ट पे ही रह जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट के टर्म में कोई फर्क नहीं है, यहां पे ये फिक्स ही रहेगा, तो यहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट का नोड मिलेगा। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट का नोड, देयर इज नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इफ वी टॉक प्रेशर के टर्म में बात करें, हमने अभी अभी देखा कि जिस जगह पे पार्टिकल्स अपनी जगह पे मीन पोजीशन पे है, वहां पे प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम होता है। तो इस केस में क्या होगा, इस जगह पर प्रेशर का वेरिएशन मैक्सिमम हो सकता है, तो इसलिए अगर यहां पे कंप्रेसिव पल्स आएगी तो रिफ्लेक्टेड पल्स भी उस वक्त कंप्रेसिव होगी, और कंप्रेसिव कंप्रेसिव मिलके इस जगह पे प्रेशर वेरिएशन को डबल कर देंगे। सो वी विल सी दैट ये इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव मिलके स्टेशनरी वेव्स यहां पे प्रोड्यूस करेंगी, लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स, और उनमें क्या होगा, इस पॉइंट पर हमें प्रेशर का एंटी नोड मिलेगा। मतलब जब इस पाइप में लॉन्गिट्यूडिनल वेव सेट हो जाएगी तो इस जगह पर प्रेशर का वेरिएशन का एम्पलीट्यूड 2p0 होगा, वेयर p0 was the amplitude of that incident longitudinal wave। जैसे ट्रांसवर्स वे में देखा था ना, 2a एम्पलीट्यूड से एंटी नोड वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे थे, यहां पे अब प्रेशर 2p0 एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। अब खुद ही सोचो बेटे, आप एकदम फिक्स हो जाओ अपनी जगह पे, स्टिफ एकदम, आपका फ्रेंड आपको धक्का मारेगा तो वो फोर्स आप पे बढ़ा सकता है, खींचेगा, घटा भी सकता है आप पे फोर्स घटाना समझ नहीं आती बात, मतलब प्रेशर के टर्म्स में मतलब चेंजेस हो सकते हैं। इफ यू आर इजिली मूवेबल, तो उसने आप पे फोर्स लगाया, यू विल इजिली मूव, तो प्रेशर उतना वेरी नहीं कर पाएगा। रिजिड चीज पर आप प्रेशर जितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हो। सो इस फिक्स पोजीशन पर प्रेशर का हमें एंटी नोड मिलेगा जब इस पाइप में लॉन्गिट्यूडनल वेव सेटअप होंगी। तो रिमेंबर दैट, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बात करें तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में हम कहेंगे देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। प्रेशर के टर्म में बात करें, we will say there is no phase difference. Incident pulse will reflect back without any phase change if we talk in terms of pressure. Compression will reflect as compression, rarefaction will reflect as rarefaction. इसको नोट कर लेना।
फ्रॉम द फिक्स एंड कंप्रेशन विल रिफ्लेक्ट एज कंप्रेशन। तो क्या होगा, इंसिडेंट भी कंप्रेशन, रिफ्लेक्टेड भी कंप्रेशन। सो कंप्रेशन कंप्रेशन मिलके वहां पे प्रेशर को और बढ़ा देंगे। वी हैव सीन ना, कंप्रेशन वाली जगह पे प्रेशर बढ़ता है, सो वहां पे और बढ़ जाएगा प्रेशर। जैसे ट्रांसवर्स वेव आ रही है, वो चाहती है कि मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर जाएं, रिफ्लेक्टेड वाली भी चाहती है ऊपर जाए, तो और ज्यादा ऊपर जाएंगे पार्टिकल्स। सो यहां पर वही चीज हो रही है। ओके, सो यहां पे हमें प्रेशर का एंटीनोड मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ये ओपन ऑर्गन पाइप है, नाउ दिस एंड इज फ्री, दिस इज ओपन ऑर्गन पाइप। अब कुछ रटने की जरूरत नहीं है अगर आपको लॉजिकली चीजें क्लियर है। फ्री एंड है, फ्री एंड है, तो अब इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट का यहां पर बनेगा एंटीनोड। डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड बनेगा तो उल्टा प्रेशर का यहां पे बनेगा नोड। मतलब जैसे आप स्टेशनरी वेव्स में डिस्प्लेसमेंट नोड आप कहते थे भाई ये पार्टिकल तो हमेशा रेस्ट पर, तो प्रेशर नोड का मतलब है इस फ्री एंड पर अब प्रेशर हमेशा अपनी एवरेज वैल्यू पर रहेगा। ओके, प्रेशर हमेशा अपनी एवरेज वैल्यू पर, प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन से फॉर फ्री एंड। सो प्रेशर अगर हमेशा अपनी नॉर्मल वैल्यू पे है तो लॉजिकली सोचो प्रेशर क्यों नहीं बदल रहा, क्योंकि इंसिडेंट पल्स, मान लो यहां से ट्यूनिंग फॉर्क था, इंसिडेंट पल्स यहां पे कंप्रेशन लाना चाहती थी तो रिफ्लेक्टेड, फ्री एंड से भी रिफ्लेक्शन होता है, इंसिडेंट पल्स यहां पे कंप्रेशन लाना चाहती थी तो रिफ्लेक्टेड रेरिफैक्शन। कंप्रेशन चाहता था प्रेशर बढ़ जाए, रेरिफैक्शन चाहता था उतना ही घट जाए, तो एज अ रिजल्ट इस जगह पर, ठीक इस फ्री एंड पर प्रेशर हमेशा अपनी एवरेज वैल्यू पर रहेगा। सो दिस इज प्रेशर नोड। सो लॉजिकली समझोगे आप, डिस्प्लेसमेंट को ही सोचना, उससे बस उल्टा कर देना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब होता क्या है इन दिस केस ऑल्सो, जैसे ये हमने एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ली, इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में अंदर एयर है और इस कॉलम की लेंथ है मान लो एल लेंथ है इसकी। यहां पर हमने रखा एक ट्यूनिंग फॉर्क, ऐसे अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क लाए, अलग अलग बहुत सारे, आपके पास एक ओपन ऑर्गन पाइप है, अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क लाते जा रहे हो। एक पर्टिकुलर ट्यूनिंग फॉर्क जब आप लेके आए तो आपने जब सुना तो आपको साउंड थोड़ा तेज सुनाई दी, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा। सो इसका ये मतलब है कि इस पर्टिकुलर ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इस एयर कॉलम की किसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तभी तो रेजोनेंस आ गया। ओके, और से दैट इस वक्त ये एयर कॉलम अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, फंडामेंटल। तो इस केस में यहां पे इस ओपन एंड पर बनेगा प्रेशर का नोड और इस जगह पे बनेगा प्रेशर का एंटी नोड, क्योंकि यहां पे प्रेशर का वेरिएशन एज वी हैव सीन मैक्सिमम हो सकता है। सो इन दिस केस यहां पर प्रेशर का नोड आएगा। सो इस तरह से ग्राफ बनेगा लाइक दिस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिखाना चाहते हैं उल्टा दिखा देते, वहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, यहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड, ऐसे दिखा देते। ये नोड प्रेशर का है, ये वी आर शोइंग प्रेशर वेरिएशन, और ये एक्चुअली साइन कर्व थे, अगले केस में बताता हूं मैं आपको। तो ये लेंथ आ जाएगी लैम्डा बाय 4 के बराबर। सो इस पाइप की लेंथ एल, लैम्डा बाय 4 के बराबर। वी आर इग्नोरिंग एंड करेक्शन, वो मैं बताता हूं अभी। सो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4L। नाउ v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, इज इक्वल टू n लैम्डा। सो फ्रीक्वेंसी आ गई v बाय 4L। सो वी विल सी दैट इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एयर कॉलम के वाइब्रेशंस की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो सिमिलर टू दैट ऑफ स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड फ्री एट अदर एंड जैसी आएंगी। ओके, सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद ये पाइप वही है, पाइप की लेंथ उतनी ही है, पाइप में वेव उसी स्पीड से प्रोपगेट करेगी, अंडर रूट गामा RT बाय m। बदल क्या दिया हमने,
हमने ये ट्यूनिंग फॉर्क बदल दिया। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क किसी और बड़ी फ्रीक्वेंसी का लाए। मान लो इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज, यानी V/4L था 50, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80, 90, 100, 110 करते करते जब एक नई बड़ी फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क लाए एंड वी सी दैट वो आएगा 150, क्योंकि ये V/4L है, अगला आएगा 3V/4L, 3 गुना। सो ये 50 होगा तो ये 150 होगा। अब ये हमें फिर से तेज आवाज आएगी एक, इसका मतलब फिर से ये एयर कॉलम और ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इस एयर कॉलम की किसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई है। अब यहां पर हमें प्रेशर, मैं प्रेशर का ही ग्राफ बना रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का बनाना है, इसका उल्टा कर देना, यहां पे एंटी नोड, यहां पे नोड कर देना। अब यहां पे देखना साइन कर्व इस तरह से आपने बनाना है, ये नोड है, यहां पे नोड आएगा और यहां एंटी नोड आना है, तो ये साइन कर्व ऐसे एक्चुअली बनता है। ये जो हम इस तरह से डायग्राम्स बनाते हैं ना, ये कोई ऐसे नहीं है कोई डिजाइन सामने बना दिया, ये हमें जैसे ट्रांसवर्स वेव वाले केस में, चलो ट्रांसवर्स वेव वाले केस में ये रस्सी का एक एंड फिक्स है, एक एंड फ्री है। एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें स्ट्रिंग की शेप ऐसे दिखती है, ये वाले पार्टिकल्स ऊपर होते हैं वो नीचे, ये ऊपर दिखाई देगा ये नीचे दिखाई देगा। T/4 सेकेंड्स के बाद रस्सी हमें ऐसे दिखती है और T/4 सेकेंड्स के बाद रस्सी ऐसे दिखती है। यही जल्दी 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 होगा तो हमें लूप दिखेगा। तो सेम वे ये कर्व प्रेशर के वेरिएशन को शो कर रहे हैं, प्रेशर के वेरिएशन को। इट्स ओके, ये कोई डिजाइन नहीं बना दिया, प्रेशर का वेरिएशन है। ये लेंथ आएगी λ/2 प्लस λ/4, यानी 3 λ/4 इज इक्वल टू L। लैम्डा आ जाएगा, V इक्वल टू N लैम्डा लिखोगे, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3V/4L, 5V/4L एंड सो ऑन। तो इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एयर कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स आ रही हैं। ट्यूनिंग फॉर्क लाए, ट्यूनिंग फॉर्क ने एक लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव भेजी, वो फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट हुई, इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव में सुपरपोजिशन हुआ, एज अ रिजल्ट वी गेट स्टेशनरी वेव्स। जाने वाली थी P0 sin kx माइनस ओमेगा टी, आने वाली है P0 sin kx प्लस ओमेगा टी, दैट्स ऑल। P0 sin kx प्लस ओमेगा टी, प्लस पाई नहीं करेंगे क्योंकि फिक्स एंड से कंप्रेशन के फॉर्म में रिवर्ट होता है। ओके, सो प्लीज ध्यान रखना इस चीज का, वो प्लस पाई तब करते हैं जब देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई। आप प्रेशर वेरिएशन को दिखा रहे हो, सो फिक्स एंड से कंप्रेशन के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा, रेरिफैक्शन के फॉर्म में। सो इस तरह से वो सारी, फिर बाकी फंडामेंटल और ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स वो बिल्कुल सेम वे में है जैसे वहां पे था, ठीक है। एंड देन अगर ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप के केस में ये सिचुएशन है, लेंथ L है स्ट्रिंग की, यहां पे ट्यूनिंग फॉर्क लेके आए, रेजोनेंस पर यहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, तो प्रेशर का नोड, यहां पे प्रेशर का नोड, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ये एक लूप हम ऐसे शो करेंगे, दिखेगा कुछ नहीं हमें, रस्सी में तो फिर भी वो लूप हमें दिखते हैं, यहां कुछ नहीं दिखेगा, यहां पे तो वाइब्रेशंस ऐसे ऐसे हो रहे थे, और ये तो आप प्रेशर को शो कर रहे हो, वेरिएशन को, प्रेशर वेरिएशन को। और यहां पे जो इनकी इक्वेशंस बनेंगी वो इक्वेशंस आप ऐसे लिख सकते हो, P इज इक्वल टू 2P0 साइन kx साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, आप कुछ भी लिख दो यहाँ पे। 2P0 साइन kx क्या बता रहा है, किसी भी, मान लो दिस पॉइंट इज x इक्वल टू 0, किसी भी जनरल डिस्टेंस x पर प्रेशर के वेरिएशन का एम्पलीट्यूड है। क्वेश्चन कैन कम, यहां से सर्टेन डिस्टेंस पर, मान लो ये डिस्टेंस मैंने ले ली L/6, इस जगह पर प्रेशर के वेरिएशन का एम्पलीट्यूड क्या है, x को L/6 रखो, k को 2π/λ रखो, सॉल्व करो। व्हाट वाज P0? BKS0। व्हाट वाज P0? वो जो लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव थी उसमें एम्पलीट्यूड, उन दो के सुपरपोजिशन से ये 2P0 बना। ओके, सो इस तरह से हम ढूंढ सकते हैं, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी बिल्कुल सेम एज स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड जैसी, ये आएगा V/2L। और मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये मैं प्रेशर के वेरिएशन को दिखा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट दिखाना है,
एंटी नोड दिखाओ, एंटी नोड दिखाओ, बीच में एक नोड दिखाओगे। अगली बार 2 लूप आएंगे, 3 लूप आएंगे। सो इस केस में वही सारा काम, v/2l 2 टाइम्स v/2l 3 टाइम्स v/2l एंड सो ऑन। ठीक है, हार्मोनिक्स है, ओवरटोन है, बिल्कुल उसी केस जैसा। अब इसमें एक एंड करेक्शन आता है। दैट एंड करेक्शन इज बेसिकली कि ये जो फ्री एंड है, फिक्स एंड के लिए नहीं एंड करेक्शन, मान लो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ये जो फ्री एंड है एक्चुअली ये प्रेशर का नोड एग्जैक्टली फ्री एंड पे नहीं, उससे स्लाइटली अबव आता है। दैट इज बिकॉज पीछे, इसके पीछे मीडियम पूरी तरह फ्री नहीं है। देखो ये पूरी एयर है, दिस इज कंप्लीट एयर, पीछे भी तो एयर है ना। ठीक है, तो पीछे वैक्यूम होता तो शायद प्रेशर नोड एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आ जाता, बट पीछे भी मीडियम है, तो ये प्रेशर का नोड हल्का सा ऊपर आता है। दिस डिस्टेंस E ये आती है रफली 0.3 टाइम्स डायमीटर ऑफ दिस ऑर्गन पाइप के बराबर, 0.3 D। ओके, तो इसलिए अगर मान लो इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एयर कॉलम अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, तो इस तरह से हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे। नोड से लेकर एंटी नोड तक की लेंथ होती है λ/4। उस λ/4 को हम पाइप की लेंथ L प्लस दिस एंड करेक्शन E ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, क्लोज्ड एंड के लिए कोई एंड करेक्शन नहीं। एंड सिमिलरली अगर ये ओपन ऑर्गन पाइप है, नोट कर लेना आप इसको, सिमिलरली अगर ये ओपन ऑर्गन पाइप है, फॉर ओपन ऑर्गन पाइप एंड करेक्शन दोनों साइड हमें कंसीडर करना पड़ेगा। लेट्स से ये ओपन ऑर्गन पाइप है, इस ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर वाली ये एयर भी अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, तो प्रेशर का नोड यहां हल्का सा ऊपर, यहां हल्का सा नीचे। ये कंप्लीट हम ऐसे लूप दिखाएंगे, ऐसे साइन कर्व्स ऐसे। तो अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी λ/2 ये आ जाएगी L प्लस 2 टाइम्स एंड करेक्शन के बराबर। ओके, वेयर एंड करेक्शन इज 0.3 D। तो इस तरह से एंड करेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आए, आप ध्यान रखना। नाउ वी सी रेजोनेंस कॉलम मेथड, हेडिंग लिख लेना, रेजोनेंस कॉलम मेथड फॉर फाइंडिंग स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, क्या करते हैं हम, इस तरह से हम एक पाइप अरेंज करते हैं। ये पाइप वही क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वाला काम करेगी। इसके नीचे यहां पे ऐसे ट्यूब लगी है, पानी है इसमें, इस तरह से पानी अरेंज किया होता है। दूसरी तरफ ऐसे एक बड़ा सा वेसल सा टाइप का सिस्टम होता है, मैं दिखा नहीं रहा हूं उसको, मतलब विद द हेल्प ऑफ दैट हम इस ट्यूब में पानी के लेवल को अपनी मनचाही पोजीशन पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये पानी का लेवल अप डाउन करने से होगा क्या, ये पानी का लेवल अप डाउन करोगे तो ये जो एयर कॉलम है इसकी लेंथ कम ज्यादा होगी। वाइब्रेशंस हमें यहां किसके देखने हैं, एयर कॉलम के। पानी तो बस ये पानी का सरफेस क्लोज्ड एंड की तरह बिहेव करेगा। इस जगह पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे ना पानी के साथ कांटेक्ट में, वो फिक्स रहेंगे, उनका वाइब्रेशंस नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट का वहां नोड बनेगा, प्रेशर का वहां एंटी नोड बनेगा। सो अब हमने क्या किया, हमारे पास अब ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है। इस बारी इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है फिक्स। पीछे क्या कर रहे थे, पाइप की लेंथ फिक्स थी, आप ला रहे थे अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क। इस बारी मेरी बात बड़े गौर से समझो चीज को, चीजें बहुत, आप लोग फॉर्मूले खाली रटने लग जाओ तो चीजें ये तो क्या है, हो तो गया फॉर्मूला, ये सिंपल समझो। इस बारी ट्यूनिंग फॉर्क एक ही है मेरे पास, उसकी फ्रीक्वेंसी n मुझे पता है, मुझे स्पीड ऑफ साउंड चाहिए। दैट इज द एक्सपेरिमेंट वी आर डूइंग फॉर फाइंडिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। सो ये फ्रीक्वेंसी पता है, मैंने यहाँ पे जो अरेंजमेंट था मेरे पास उसको अप डाउन करके मैं पानी का लेवल एडजस्ट कर रहा हूँ और सुनने की कोशिश करते हैं, पानी का लेवल एडजस्ट करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे हिट करा के इस पाइप के ऊपर लाके वाइब्रेट करते हैं और कोशिश करते हैं कब हमें बड़ी तेज आवाज सुनाई दे, दैट इज रेजोनेंस। तो उस जगह पे हम नोट करते हैं कि पानी के लेवल की रीडिंग क्या है।
हम ये लेंथ नोट करते हैं L, दिस लेंथ L। इस वक्त सपोज दैट ये एयर कॉलम अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा है, नोड हल्का सा ऑब्वियसली ऊपर आएगा। सो इस वक्त L प्लस E ये वैल्यू आ जाएगी λ/4 के बराबर, L प्लस E। L हमने नोट कर लिया, लेट अस टेक इट एज L1, ये लेंथ हमने नोट कर ली। अब क्या करेंगे, अब मेरी बात गौर से सुनना, ट्यूनिंग फॉर्क वही है मेरे पास, सो इन दिस केस ट्यूनिंग फॉर्क ने नहीं बदलना। सो इसका मतलब जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है। तो अब अगर हम इस लिक्विड के दिस एयर कॉलम की लेंथ बढ़ा देंगे, देखो गौर से सुनो, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी वही है। लास्ट व्हाट वी हैव सीन, हमारे पास ऐसे एयर कॉलम था, ठीक है, एयर कॉलम की लेंथ फिक्स थी। वी हैव सीन दैट फ्रीक्वेंसीज आ रही थी V/4L, 3 टाइम्स V/4L, 5 टाइम्स V/4L, ऐसे। तो एयर कॉलम वही था, लेंथ वही थी, 3 गुना फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी 3 गुना थी? ट्यूनिंग फॉर्क की। यहां इस केस में जो ट्यूनिंग फॉर्क आप लेके आए थे इसकी फ्रीक्वेंसी थी N1, N1 वाज दिस। अगली बारी जो आप ट्यूनिंग फॉर्क लेके आए थे उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी थी 3N1, सो दिस वाज इक्वल टू 3N1, ठीक है। तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 3 गुना हुई, तो वही एयर कॉलम फंडामेंटल के बजाय फर्स्ट ओवरटोन पे वाइब्रेट करने लग गया। अब एयर कॉलम की लेंथ हम बदलेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क सेम है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, अब हमने इस अरेंजमेंट को ऐसे सेट किया कि पानी का लेवल नीचे आए और लगभग ये 3 टाइम्स हम बढ़ा देंगे, लगभग 3 टाइम्स के आसपास। सो पानी का लेवल हम यहां कहीं पर ले आए, इस तरह से पानी का लेवल चेंज कर रहे हैं हम, ये सेटअप वहां पूरा लगा हुआ है। ट्यूनिंग फॉर्क वही है जो पहले था, सेम फ्रीक्वेंसी N वाला, वही ट्यूनिंग फॉर्क अब इस बड़े लेंथ के एयर कॉलम के साथ किसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और इनफैक्ट वो आएगी फर्स्ट ओवरटोन वाली फ्रीक्वेंसी। ट्यूनिंग फॉर्क इज सेम, ठीक है। सो N की वैल्यू अगर आप सेम रखोगे तो L आपको अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि V तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। सो इसलिए अब वही ट्यूनिंग फॉर्क इस ज्यादा एयर कॉलम वाली लेंथ के साथ रेजोनेंस में है, कम एयर कॉलम वाली लेंथ के साथ ये उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंस में था, इस बड़े एयर कॉलम वाले लेंथ के साथ ये उसके फर्स्ट ओवरटोन के साथ रेजोनेंस में। मतलब अब यहां पर आपको मिलना है प्रेशर का नोड, एक नोड और मिलेगा, इस तरह से ये ग्राफ आएगा, लाइक दिस, ये ग्राफ बनेगा। अब इस एयर कॉलम की लेंथ होगी से L2, और एंड करेक्शन करेंगे तो L2 प्लस E, सो L2 प्लस E की वैल्यू अब हमें मिलेगी 3 λ/4। एंड रिमेंबर, लैम्डा इस केस में और लैम्डा इस केस में सेम है, बिकॉज V इज इक्वल टू N लैम्डा। इन दोनों केसेस में क्या क्या चीजें सेम है? साउंड उसी स्पीड पे ट्रेवल कर रही है, ट्यूनिंग फॉर्क वही था, तो एयर कॉलम उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होगा, तो V सेम है, N सेम है, तो लैम्डा भी सेम होगा फिर। सो ये लैम्डा और ये लैम्डा सेम है, ठीक है। सबट्रैक्ट कर दो उसमें से इसे, तो क्या मिल जाएगा हमें? L2 माइनस L1, इसमें से इसे सबट्रैक्ट किया, 3 λ/4 माइनस λ/4 आ जाएगा λ/2। यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 2 टाइम्स L2 माइनस L1, लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां रख दो, स्पीड ऑफ साउंड मिल जाएगी N लैम्डा। N हमें पता है ऑलरेडी, सो दिस मेथड वी कैन यूज फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। इसके बाद अब इसमें दो चीजें रहती हैं, बीट्स और डॉपलर्स इफेक्ट। बीट्स अभी डिस्कस कर लेते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट के लिए पूरा एक क्लास हमें चाहिए होगी, क्योंकि उसमें वेरिएशंस बहुत सारे हैं। सो बीट्स की बात करते हैं हम। अब तक हमने बात किया सुपरपोजिशन, पीछे रस्सी वाले वेव्स में भी फ्रीक्वेंसी सेम ले रहे थे, वेव्स सेम डायरेक्शन में जा रही थी, उनके एम्पलीट्यूड और फेज में डिफरेंस था।
वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी सेम थी। अब हम दो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ले रहे हैं, एक है P1 इज इक्वल टू पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा 1t माइनस k1x, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रही है। अगर फ्रीक्वेंसी अलग है तो k भी अलग हो जाएगा, बिकॉज ध्यान से देखना ये जो दो साउंड वेव्स हैं P2 इज इक्वल टू पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा 2t माइनस k2x, दो साउंड वेव्स हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसे दो ट्यूनिंग फॉर्क थे, इस तरह से एक ट्यूनिंग फॉर्क था और ये एक इसके पास ही था, बट मैं नीचे दिखा रहा हूं, ये दूसरा। इसकी फ्रीक्वेंसी थी n1, इसकी फ्रीक्वेंसी थी n2। इससे जो साउंड प्रोड्यूस हुई है आगे जा रही है, इससे भी प्रोड्यूस हुई साउंड आगे जा रही है, और दोनों साउंड्स का आपस में सुपरपोजिशन, ये बहुत पास पास रखे हैं दोनों ट्यूनिंग फॉर्क। तो देखो, चाहे ये ट्यूनिंग फॉर्क हो चाहे ये ट्यूनिंग फॉर्क हो, साउंड तो एक ही स्पीड पे जाएगी। स्पीड को तो मतलब होता है मीडियम से, उसकी इलास्टिक और इनर्शिया प्रॉपर्टीज, बल्क मॉड्यूलस और डेंसिटी, इससे मतलब नहीं है। तो ये दोनों साउंड वेव्स की स्पीड तो सेम है। सो फ्रॉम v इज इक्वल टू एन लैम्डा, v अगर सेम है, n फर्क है तो लैम्डा फर्क होगा, इसलिए ओमेगा फर्क लिया तो k भी फर्क लिया, 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये दो साउंड वेव्स हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की, बट दे आर प्रोपगेटिंग इन द मीडियम विद द सेम स्पीड। इनका सुपरपोजिशन हुआ, ठीक है, इनका सुपरपोजिशन हुआ तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कोई मतलब नहीं है, वो तो आएगा P1 प्लस P2। ठीक है, दोनों साउंड वेव एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, P1 प्लस P2 लगाया। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे स्टेशनरी वेव्स में क्या था, अलग अलग पार्टिकल्स पे सुपरपोजिशन का असर अलग अलग आया था। नोड वाली जगह पे मैं ट्रांसवर्स की बात कर रहा हूं क्योंकि वो आपके दिमाग में पिक्चर ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है, तो आराम से सुनो। ट्रांसवर्स इमेजिन करो, नोड वाली जगह पे इंसिडेंट पल्स और रिफ्लेक्टेड पल्स आपस में आउट ऑफ फेज हमेशा मीट कर रही होती हैं, इसलिए नोड वाली जगह पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है, वो बेचारा हमेशा रेस्ट पे। इंसिडेंट पल्स चाहती है वो 3 mm ऊपर, तो रिफ्लेक्टेड ठीक उसी टाइम चाहती है 3 mm नीचे। एंटी नोड वाली जगह पे इंसिडेंट पल्स और रिफ्लेक्टेड पल्स का सुपरपोजिशन हमेशा इन फेज होता है, इन फेज, इसीलिए वो डबल एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है। सो नोड वाली जगह पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच फेज डिफरेंस इज पाई, एंटी नोड वाली जगह पे फेज डिफरेंस इज 0, बाकी पॉइंट्स के लिए फेज डिफरेंस इज समवेयर इन बिटवीन 0 एंड पाई। तो स्टेशनरी वेव्स में सुपरपोजिशन से अलग अलग पॉइंट्स पे असर अलग अलग आ रहा है, लेकिन इस केस में, इस बीट्स में, जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी में हल्का सा डिफरेंस है, ये जो ओमेगा 1 है और ये जो ओमेगा 2 है, इनका जो डिफरेंस है ना डेल्टा ओमेगा, ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 से बहुत कम है। जैसे एक फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज, दूसरी है 402 हर्ट्ज, तो डिफरेंस खाली 2 हर्ट्ज का। इस केस में जब ये दोनों साउंड वेव्स सुपर इंपोज करेंगी तो मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स हैं सब पर असर एक जैसा आएगा। आई एम रिपीटिंग, जब ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपस में सुपर इंपोज करेंगी तो सारे पार्टिकल्स पे असर एक जैसा ही आएगा। स्टेशनरी वेव्स जैसे नहीं कि किसी पे फेज डिफरेंस 0 था, किसी पे पाई था, तो कोई बेचारा परमानेंटली रेस्ट पे हो गया, कोई डबल एम्पलीट्यूड। यहां ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी हम x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल को एनालाइज कर लेते हैं। इसका जो हाल हो रहा होगा ना, मीडियम के सारे पार्टिकल्स का भी वैसा ही हाल हो रहा होगा, ओके, ऑफ कोर्स अलग अलग टाइम पर। सो x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल, सिंप्लिसिटी के लिए, तो x इक्वल टू 0 पार्टिकल के लिए क्या बन जाएगा, P1 P2, ये आ जाएगा P नॉट साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस साइन ऑफ ओमेगा 2t, ये आएगा। तो यहां से हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी P नॉट, ये साइन C प्लस साइन D लगा देंगे, दिस इज 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। अब गौर से देखना जरा, नाउ व्हाट आई विल डू इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू
ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। इसीलिए मैं बीट्स इसीलिए बात कर रहा हूं। आप बोलो ओमेगा 1 ले लो 400, ये ले लो आप 100, तो 400 प्लस 100 500, 400 माइनस 100 300। ऑफ कोर्स ओमेगा इज 2 पाई एन, वो 2 पाई वाला फैक्टर कॉमन ले लेना। सो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। फिर आपको बीट्स सुनाई नहीं देंगी, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है, बीट फिनोमेना में जब ये दो साउंड वेव्स आपस में सुपर इंपोज करती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी में हल्का सा डिफरेंस है, तो आपको जो रिजल्टेंट साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी जो इंटेंसिटी है वो टाइम के साथ बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी। आपको पीरियोडिकली तेज आवाज सुनाई देगी, फिर स्लो, फिर तेज, फिर तेज, स्लो, फिर तेज, फिर स्लो। दिस इज कॉल्ड बीट फिनोमेना। ऐसा क्यों हो रहा है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहां। इस टर्म को जो कि इससे काफी छोटा है, इसको पी नॉट के साथ ले आओ। सो दिस इज पी नॉट कॉस डेल्टा ओमेगा बाय 2 इंटू टी। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को मैंने ये लिख दिया। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 को मैं ओमेगा एवरेज कर दे रहा हूं। दिस इज साइन ओमेगा एवरेज इंटू टी। नाउ ये टर्म पे जरा गौर करो। स्टेशनरी वेव्स में अलग अलग एक्स वाले पार्टिकल्स का हाल अलग अलग हो रहा है। अलग अलग पार्टिकल्स, नोड, एंटी नोड, किसी का एम्पलीट्यूड 0, किसी का 2 है। यहां पे एक ही पार्टिकल, मैंने x इक्वल टू 0 लिया हुआ है, एक ही पोजीशन पर एम्पलीट्यूड टाइम के साथ बदलेगा। लिसन वेरी केयरफुली, डिफरेंस समझो स्टेशनरी और बीट्स में। स्टेशनरी वेव्स में एंटी नोड का एम्पलीट्यूड हमेशा 2a है, हमेशा 2a। नोड का हमेशा 0 है, बाकियों का 0 और 2a के बीच हमेशा। ओके, स्टेशनरी वेव्स में टाइम के साथ चीजें नहीं बदल रही। ओके, अलग अलग पोजीशन पर एम्पलीट्यूड अलग अलग है। यहां पर एक ही पोजीशन पर टाइम के साथ चीजें बदल रही हैं। ये x इक्वल टू 0, ये एम्पलीट्यूड है उसका, ये जो स्लो मूविंग टर्म है। x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ बदलेगा। ये वैल्यू कभी बन जाएगी इक्वल टू, ये 2 वाला फैक्टर भी था बेटे यहां पर, सो दिस इज 2 ऑल्सो। ये टर्म की वैल्यू जब आएगी +1 या -1 तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2p नॉट। एम्पलीट्यूड में माइनस का कोई मीनिंग नहीं है, -2p नॉट या +2p नॉट इज द सेम थिंग। सो ये x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल पर एम्पलीट्यूड 0 से 2a नॉट फिर 0, मतलब x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का वाइब्रेशन पता है कैसा होगा। x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल ऐसे कम एम्पलीट्यूड होगा, फिर इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसका एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा, 2p नॉट सॉरी, फिर एम्पलीट्यूड घटते 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 0 होगा। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेशर। सेम थिंग विल हैपन टू डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। फिर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ते बढ़ते 2p नॉट हो जाएगा, फिर घटते घटते 0। लाइक दिस इट विल वाइब्रेट। इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ पीरियोडिकली बदलेगा, और जब जब इसका ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा +1 या -1, तो करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड, बिकॉज दैट वाज पी नॉट स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जब जब इसका एम्पलीट्यूड अपने मैक्सिमा पे आएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी। सो नाउ वी हैव टू सी कि ये जो एम्पलीट्यूड था आपने नोट करना है, नोट कर लेना इसको, ठीक है। जो बातें मैंने बोली उनको सुन के अपने शॉर्ट नोट्स आप बना लेना, ठीक है, क्योंकि रिवीजन में अब इतना नहीं है कि मैं शॉर्ट नोट्स आपको डिक्टेट कराऊं, वो आप अपने हिसाब से खुद बना सकते हो। सो दिस 2p नॉट जो एम्पलीट्यूड आया 2p नॉट कॉस ऑफ डेल्टा ओमेगा बाय 2 इंटू टी, ठीक है। होगा क्या, अगर हम ग्राफ बनाएंगे फॉर प्रेशर वेरिएशन विद टाइम फॉर x इक्वल टू 0, मैं x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ठीक है। एम्पलीट्यूड के वेरिएशन, मैं एम्पलीट्यूड का वेरिएशन दिखा रहा हूं। एम्पलीट्यूड का वेरिएशन 2p नॉट से इस तरह से होगा, ऐसे। दिस इज द वे एम्पलीट्यूड विल चेंज। और इसके ये वाली रेफरेंस वैल्यू भी दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो मान लो इसकी वैल्यू अगर टाइम की 0 है तो +2p नॉट है, आप -2p नॉट क्यों दिखा रहे हो, ठीक है भाई। यहां पर जो ये टर्म है ना, ये साइन ओमेगा एवरेज, मान लो इसकी वैल्यू है +2p नॉट, बट उसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर टाइम पे -1 हुई, उसकी वैल्यू बड़ी तेज बदल रही है। ये टर्म इस टर्म के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहा है। इसकी वैल्यू अभी 2p नॉट है, ओके लिसन, इस टर्म की वैल्यू अभी 2p नॉट है।
2p0 से 1.9 p0 जितनी देर में ये टर्म की वैल्यू होगी ना, 2p0 से 1.9, उतनी देर में ये वाला टर्म पता नहीं कितनी बार +1 से -1 के बीच ऑसिलेट कर गया होगा। सो ये टर्म अभी 2p0 है, 2p0 से 1.9 p0 हुआ, उतनी देर में ये टर्म कितनी बारी +1 से -1, तो ये पार्टिकल 2p0 से -2p0 के बीच कई बारी वाइब्रेट कर जाएगा उसी बीच में। दैट्स वाई मैं वो नीचे वाली पोजीशन भी शो कर रहा हूं, समझो आप इस चीज को। पार्टिकल का वाइब्रेशन, ये एम्पलीट्यूड का वेरिएशन दिखाया, पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे हो रहा होगा, ऐसे, इस तरह से। ये साइन ओमेगा एवरेज वाला टर्म है जो बड़ी तेज वाइब्रेट कर रहा है, लाइक दिस, इस तरह से ये वाइब्रेशंस चल रहे होंगे। कहने को बीट्स के क्वेश्चंस बड़े आसान आसान से आते हैं जेईई मेन में, बहुत सिंपल, बट समझ के, एंड वंस इट इज क्लियर टू यू, तो अच्छे स्टैंडर्ड का भी क्वेश्चन आएगा, फॉर यू इट विल बी द सेम थिंग, क्योंकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। ओके, सो नाउ आई वांट टू चेक कि कब कब इसका एम्पलीट्यूड हो रहा है +1 या -1, क्योंकि तब तब हमें तेज आवाज सुनाई देगी। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम। और अब आप समझ गए +2p0 और -2p0 में कोई फर्क नहीं रह गया। ओके, सो नाउ यहां से हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वैल्यू +-1, सॉरी दिस वैल्यू इज +-2p0, ठीक है, यानी cos ऑफ डेल्टा ओमेगा बाय 2 टाइम्स t, ये वैल्यू +1 या -1, यानी डेल्टा ओमेगा t बाय 2 की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू कब आएगी, 0 पाई 2 पाई वगैरह, दिस इज एट टाइम इक्वल टू 0, 2 पाई बाय डेल्टा ओमेगा, 4 पाई बाय डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा कितना था, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 को लिख दो 2 पाई n1, n1 n2 की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसीज इन हर्ट्ज, 2 पाई n1 2 पाई n2, तो ये टाइम आ जाएगा हमारे पास 0, 1 अपॉन n1 माइनस n2, 2 अपॉन n1 माइनस n2 एंड सो ऑन। ये टाइम इस वक्त एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम। सो टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंस्टेंट्स व्हेन एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम इज कॉल्ड बीट पीरियड। टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंस्टेंट्स, ये और ये, या ये और ये, या ये और अगला, इन दो के बीच का टाइम डिफरेंस इज कॉल्ड बीट पीरियड। तो बीट पीरियड आएगा दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस, सॉरी दिस माइनस दिस, या दिस माइनस दिस, 1 अपॉन n1 माइनस n2, so that is beat period, ये आ जाएगा 1 अपॉन n1 माइनस n2, और इसका उल्टा वो हो जाएगा बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दैट इज n1 माइनस n2। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में कितनी बारी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है। तो इसका मतलब अगर आपने एक 400 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क लिया और एक 404 का, दोनों को एक साथ साउंड प्रोड्यूस करी, एक सेकंड में 4 बारी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो एक सेकंड में आपको 4 बारी तेज आवाज सुनाई देगी। ओके, सो दैट इज अबाउट बीट फिनोमिना। इसमें बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, ऐसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जेईई मेन से रिलेटेड वो मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। सो ये सपोज दैट हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, ये एक दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि ये दो ट्यूनिंग फॉर्क में से इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज हमें पता है 400 हर्ट्ज, इसकी नहीं पता। जब इन दो ट्यूनिंग फॉर्क्स को हमने एक साथ वाइब्रेट कराया, साउंड प्रोड्यूस करी एक साथ दोनों को वाइब्रेट करा के, तो बीट फ्रीक्वेंसी हमें मिली 6। बीट फ्रीक्वेंसी 6 मिली, इसका मतलब इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी या तो इससे 6 ज्यादा है, 406 हर्ट्ज है, या इससे 6 कम है, कुछ भी हो सकता है, 394 हर्ट्ज है। इस तरह के वेरी बेसिक क्वेश्चन, इनफैक्ट इतने इजी भी जेईई मेन में आए, ये तो बड़ी बड़ी मतलब अजीब सी बात हो जाएगी, इतना सिंपल भी नहीं, बट एनीवेज आपको पता होना चाहिए। अब सपोज दैट दिस इज ट्यूनिंग फॉर्क ए, दिस इज ट्यूनिंग फॉर्क बी, ओके, एंड नाउ इट इज गिवन दैट अगर हमने बी की फाइलिंग करी, फाइलिंग का मतलब होता है इसके प्रोंग्स में से थोड़ा सा घिस के ऐसे मटीरियल हल्का सा रिमूव कर दिया, उससे इसकी फ्रीक्वेंसी ना स्लाइटली बढ़ जाती है, स्लाइटली इट इंक्रीजेस। सो बी की फाइलिंग करने पर वो कहता है बीट पीरियड घट गया, बी की फाइलिंग करने पर बीट पीरियड घट गया, तो इसका मतलब बी की फ्रीक्वेंसी 406 नहीं रही होगी, क्योंकि 406 होती फाइलिंग करते प्रोंग्स पे, इस जगह पे, यहां पे फाइलिंग करोगे ना बेस के आसपास, तो उल्टा असर होता है, फ्रीक्वेंसी घटती है।
बट जनरली हमारे सिलेबस में कहेगा फाइलिंग करी, तो मान के चलेंगे हम इस जगह प्रोंग्स पे, इस जगह आपने थोड़ा सा मटेरियल रिमूव किया, फाइलिंग, सो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। 406 होता बढ़ जाती, फिर तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए थी। क्वेश्चन कह रहा है फाइलिंग करने पर बी को बीट फ्रीक्वेंसी घटी, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ये रही होगी। आपने फाइलिंग करी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकता है 394 से 396 हो गई हो, तो डिफरेंस घट जाएगा। यू मे से सर फाइलिंग करने से क्या पता ये 394 से 410 हो जाए, तो आई सेड इन द क्वेश्चन उतनी ज्यादा फाइलिंग नहीं करी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो देश से कि अच्छी खासी फाइलिंग करी है, चेंज काफी ज्यादा आया, तो फिर आपको वो केस भी सोचना पड़ सकता है। ओके, और अगर कहता कि इस केस प्रोंग्स पे हमने थोड़ा सा इट इज लोडेड विद वैक्स, मतलब थोड़ा सा एडिशनल मटेरियल लगा दिया, उससे इसकी फ्रीक्वेंसी घटती है, तो उस हिसाब से सोच लेना। मान लो मैं आपसे कहूं ए एंड बी आर साउंडेड टुगेदर, बीट फ्रीक्वेंसी 6, ये गिवन था 400, तो ये इन दोनों में से कोई वैल्यू होगी। नाउ बी इज लोडेड विद वैक्स, तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, तो इसका मतलब बी की फ्रीक्वेंसी 394 रही होगी, क्योंकि वैक्स से लोड किया तो 394 से घट गया होगा 390, तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ना 400 और 390। तो लाइक दैट यू कैन थिंक। अब इसमें डॉपलर्स इफेक्ट रह गया है, प्लस प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, वो मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा कवर करने की। थैंक यू।